हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने जो लास्ट टर्म देखी थी वो जेल ब्रेकिंग और रीबूटिंग की थी। तो इसके बाद बेसिकली हमारा मोबाइल एविडेंस एक्विजिशन आ जाता है कि हम जो मोबाइल से जो भी एक्वाइज करते हैं, जो भी डेटा एक्वाइज करते हैं, उसका क्या क्या चीज़ें, क्या सिनेरियो रहता है, क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं। तो इसमें कि जैसा कि आप देख सकते हैं, द सीज्ड मोबाइल फ़ोन अंडरगो डेटा एक्विजिशन एंड फॉरेंसिक इमेजिंग प्रोसेस एट द फॉरेंसिक वर्क स्टेशन। सो एज आई टोल्ड कि जो आपका डेटा एक्विजिशन होता है वो आपके रियल डिवाइस पे नहीं होता है। पहले हमें उसकी क्लोन क्रिएट करनी पड़ती है एंड देन हम उस क्लोनिंग पे जो भी पूरा प्रोसेस होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने का वो हम करते हैं। ड्यूरिंग द एक्विजिशन प्रोसेस ऑल पॉसिबल डेटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज एक्सट्रैक्टेड फॉर फॉरेंसिक एनालिसिस। तो आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, आपकी इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, आपका सिम कार्ड, ये सारी चीज़ें से जो भी एविडेंसेस निकलते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं। पहले इनका क्लोन किया जाता है वन बाय वन एंड देन उस पर एक्सट्रैक्शन का पूरा डेटा एक्विजिशन का पूरा काम होता है। डेटा एक्विजिशन एंड फॉरेंसिक एनालिसिस रिक्वायर्ड unlocking the device, routing and jailbreaking of the device, then at last enabling USB debugging mode in the device. सो अनलॉकिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलॉकिंग नहीं होगा तो फ़ोन के अंदर की जो प्रिविलेज है वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिल सकती। देन आफ्टर रूटिंग एंड जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया था कि उसकी कंप्लीट प्रिविलेज लेने के लिए, फ़ोन की कंप्लीट प्रिविलेज लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसे रूट करना पड़ेगा। एट लास्ट द यूएसबी डीबगिंग होता है इसमें। वो आपके फ़ोन के जितने भी इंटरनल इंफॉर्मेशन रहते हैं वो प्रोवाइड करा देता है थ्रू यूएसबी डीबगिंग। इस, इसके बाद जो टर्म आ जाता है वो आपका डेटा एक्विजिशन मेथड आ जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि आपके सामने मेंशन है। जैसे आपका सेलुलर डेटा एक्विजिशन हो गया, सिम फाइल सिस्टम एक्विजिशन हो गया, लॉजिकल एक्विजिशन हो गया, फिजिकल एक्विजिशन हो गया, एंड एट लास्ट आपका फाइल सिस्टम एक्विजिशन हो गया। आइए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेंशनड है। अच्छा, तो इसमें फिर एक टर्म आता है सेलुलर नेटवर्क का। तो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि नहीं सोची मुझे नहीं पता, बट जब आप फ़ोन पे बात करते हैं किसी से, तो आप ये सोचे हैं कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप एक प्लेस पे बैठे हुए हैं और आप इस अर्थ के एक दूसरे सेंटर पे, दूसरे कॉर्नर पे कांटेक्ट कर ले रहे हैं थ्रू अ शॉर्ट डिवाइस कॉल्ड मोबाइल। वो परफॉर्म कैसे हो रही है, उसके अंदर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे वहाँ तक कनेक्शन बिल्ड हो जा रहा है, ये चीज़ें बेसिकली आपका सेलुलर नेटवर्क के अंदर आता है। वो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल स्टेशन में आपका सिम है और सिम जो कनेक्ट है वो मी से कनेक्ट है। मी यहाँ पे मैं नहीं हूँ, मी यहाँ पे बेसिकली मोबाइल इक्विपमेंट है। तो आपके मोबाइल में आपकी जो सिम है वो अटैच्ड है एंड देन आफ्टर दिस इट इज़ कनेक्टेड टू सम BTS. BTS is basically a device called base transceiver station which are situated on the tower which are located near you. तो आपको आपके जो अगल बगल कुछ मोबाइल टावर्स होंगे जो मेंशन होंगे, आपने देखा भी होगा, और उनका काम यही होता है कि आपके जो सिग्नल्स हैं उन्हें आप तक पहुंचाना। जो भी आपके नेटवर्क के सिग्नल्स हैं वो फ़ोन के सिग्नल्स हैं, उसे आप तक पहुंचाना और आपकी जो कनेक्शन है उसे मेंटेन रखना। तो आपने देखा भी होगा कि जब आप कहीं पहाड़ी इलाके पे या फिर कहीं कॉर्नर प्लेस पे चले जाते हैं, या फिर अपने घर में ही अगर आप अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, तो जो कनेक्शंस होते हैं, जो नेटवर्क आपके फ़ोन में शो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। या फिर आप किसी व्हीकल में हैं और वो व्हीकल काफ़ी तेज़ चल रही है, तो भी ये चीज़ सिनेरियो बिल्ड होता है कि आपके जो नेटवर्क हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, 1.2 पॉइंट समथिंग लाइक ऐसे शो करता है। तो ये इसी वजह से होता है कि जो आपके टावर्स होते हैं वो आपकी जो कनेक्शंस होते हैं उसे फेच नहीं कर पाते, उसे सर्च नहीं कर पाते क्लियरली। आपके जो BTS होते हैं ये आपके अनदर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम BSC बोलते हैं। यहाँ पे BSC स्टैंड करता है आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर का। तो यहाँ पे जो आपकी BTS की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कलेक्शन ऑफ BTS कह सकते हैं हम, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी BSCs रखती हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर। और आपके BSCs के कलेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपकी MSCs रखती हैं, विच इज़ स्टैंड फॉर मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर। तो मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर ही बेसिकली होता है जो आपके पूरे इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है। और आपने सर्विलांस का नाम तो सुना ही होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी किसी के फ़ोन को सर्विलांस पे पुटअप कर देते हैं, जिससे उनकी लोकेशन फाइंड आउट हो जाती है।
तो वो लोकेशन बेसिकली फ़ोन की नहीं फाइंड होती है, वो बेसिकली वो नियर बाई टावर की फाइंड होती है जिसमें बीटीएस कनेक्ट होता है। तो ये बीटीएस ही क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी जो लोकेशन होती है उसे फेच करने में, सर्च करने में। और जैसे ही बीटीएस की लोकेशन मिलती है, मतलब कि आप उसके 100 मीटर के अंदर ही हैं, और ये चीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करी जाती है और पुलिस फिर जाके वहाँ पे सर्च करना शुरू कर देती है। So these are basically the components which I told you: mobile switching center, MSCs, then base transceiver station BTS, base station controller BSCs, and base station subsystem BSS। तो इनके बारे में लिखा भी हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। इसके बाद आपका CDR आ जाता है। CDR स्टैंड फॉर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। तो आपके जो कॉल होते हैं, जितने भी आपने कॉल कर रखी हैं, उनमें कौन कौन से डेटाज होते हैं जो कहीं ना कहीं मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में काम आते हैं। तो ये तो एक बहुत सस्पिशियस सी चीज़ हो ही गई कि आपके जो कॉल लॉग्स होते हैं, जितने भी आपने कॉल परफॉर्म किए हुए हैं अपने फ़ोन पे, वो बेसिकली एक वाइड रोल परफॉर्म करता है आपके मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। वो कहीं ना कहीं बताता है कि आपने किन किन लोगों से कांटेक्ट किया था, किस टाइम पे कांटेक्ट किया था, क्या क्या बातें हुई थी। ये सारी भी कहीं ना कहीं कभी कभी जानना ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि क्या पता कोई सस्पिशियस बातें हुई हो, कोई कनेक्शन बिल्ड हुआ हो आपके फ़ोन के थ्रू, कितने टाइम तक बात हुई थी, ए पार्टी बी पार्टी कौन कौन थे, नंबर क्या था उनका, कौन सी सिम थी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, एक सैंपल आपको मेंशन है जहाँ पे आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मेंशन है, तो ये वही बीटीएस की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती है। देन आपका डेट मेंशन है, टाइम मेंशन है, और नंबर है वो। देन आपका नेम भी है जिससे कांटेक्ट हुआ था, एंड एट लास्ट द ड्यूरेशन है, जितनी देर तक बात हुई थी। इसके बाद जो टर्म आ जाता है वो आपका सिम आ जाता है। तो सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। द सिम इज़ अ रिमूवेबल कंपोनेंट दैट कंटेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्राइबर। तो सिम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है तुम्हारे आप मोबाइल फॉरेंसिक का, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशंस एंटर्ड रहती हैं। तो सिम में बेसिकली आपके दो तरीके की मेमोरी पाई जाती है। पहला आपका वॉलेटाइल होता है और दूसरा आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है? वॉलेटाइल बेसिकली वो डेटास होते हैं जो आपके सिस्टम को क्लोज होने के बाद वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। टेम्परेरी डेटा भी कह सकते हैं हम इसे। और नॉन वोलेटाइल वो डेटा होते हैं कि अगर आपका सिस्टम ऑफ भी है देन आप ऑन करते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे सेव रहती हैं। देन आपका फाइल सिस्टम ऑफ अ सिम रिसाइड ऑन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। जो फाइल सिस्टम होता है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में होता है, तो ये स्टेबल रहता है। A SIM main function entail authenticating the users of the cell phone to the network to gain access to subscriber services, ठीक है। So these are the basically things which are inserted in your subscriber identity module SIM, and these things are present inside your SIM. These informations are present inside your SIM. So SIM is a microcontroller based smart card that store important data including these things. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका लास्ट डायल नंबर हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज हो गई, टेक्स्ट मैसेज पैरामीटर हो गया, टेक्स्ट मैसेज स्टेटस हो गया, फेस आईडी हो गई, सिम सर्विस टेबल हो गया, फॉरबिडन PLMNS हो गया, एसएस कंट्रोल क्लासेस हो गए। तो ऐसे ही देखा जाए तो इसमें बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, और अपने अकॉर्डिंग हमें जो नीड होता है हम उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं वाइल क्लोनिंग योर सिम। अच्छा, इसके बाद जो टर्म आ जाता है वो आपका IMEI है। ये तो सुना ही होगा आपने, जो कि स्टैंड करता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर के तौर पे। सो IMEI क्या होता है? एक 15 डिजिट का नंबर होता है दैट इंडिकेट द मैन्युफैक्चरर मॉड्यूल मॉडल टाइप एंड कंट्री ऑफ अप्रूवल फॉर GSM डिवाइस, ठीक है। तो जो आपका इंडिकेट करता है आपके मोबाइल टाइप क्या है, कौन से कंट्री से अप्रूव हुआ है, ये सारी चीज़ें ये बताता है। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 8 डिजिट होते हैं उसे हम TAC बोलते हैं, टाइप एलोकेशन कोड, विच गिव द मॉडल एंड ओरिजिन। ओके, तो ये आपके मॉडल और ओरिजिन के बारे में बताता है। अगर आपको अपना EMI नंबर सर्च आउट करना है तो आप यहाँ पे एक कोड मेंशन है उसे पुट आउट कर सकते हैं, *#06#, ठीक है। तो ये जैसे ही आप पुट करेंगे विदाउट आपको ग्रीन बटन पे भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने डायलर में जाइए और ये कोड जो है उसे मेंशन कर दीजिए,
आपका अगर डुअल सिम होगा तो आपको दो ईएमआई दे देगा, सिंगल सिम होगा तो आपको एक ईएमआई दे देगा। अच्छा, इसके बाद जो टर्म आता है वो सिम क्लोनिंग का आता है। एज आई टोल्ड कि इसमें जितने भी डिवाइसेस होते हैं हम उन पे रियल काम नहीं करते, रियल डिवाइस पे काम नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी क्लोनिंग करते हैं। तो वैसे ही जो आपका सिम है उसकी भी हम क्लोनिंग करेंगे पहले, देन हम उस पर काम, जो डेटा एक्सट्रैक्शन का काम होता है, डेटा एनालाइजिंग का काम होता है, हम उसके बाद परफॉर्म करेंगे। तो डुप्लीकेटिंग अ सिम कार्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंटल टेम्परिंग ऑफ ओरिजिनल सिम डेटा। ठीक है। तो सिम क्लोनिंग के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल एडिट यहाँ पे एक अच्छा टूल है जो कि आपका सिम क्लोनिंग में काम आता है। इसके लिए कुछ प्री रिक्वेस्टीज होते हैं, लाइक आपका सिम कार्ड रीडर होना चाहिए, देन ब्लैंक सिम कार्ड एंड सुपर सिम कार्ड होना चाहिए, देन सिम क्लोनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिम क्लोनिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे सेमीफोर हो गया, देन आपका मैक्रॉन डेटा रिकवरी हो गया। ये सारे कभी कभी काम आते हैं। देन आपका सिम डेटा एक्विजिशन टूल है यहाँ पे, मोबाइल एडिट है, देन आपका सिम एक्सप्लोरर है, मोबाइल एडिट क्लोनिंग के काम आता है और इन्फॉर्मेशन भी देता है। बट आपका सिम एक्सप्लोरर जो है वो आपका अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है सिम से रिलेटेड। देन यहाँ पे आपको कुछ और टूल दिख रहे हैं सिम डेटा एक्विजिशन से रिलेटेड, जिसमें आपके कुछ विजार्ड टूल भी मेंशन्ड है, जैसे आपका सेलिब्राइट हो गया, सेलिब्राइट यूफेड जो है, और मोबाइल एडिट हो गया, एसएस डेटा मोबाइल हो गया। ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपकी मोबाइल फॉरेंसिक के सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपकी क्लोनिंग, देन आपका डेटा रिकवरी, डिलीटेड फाइल रिकवरी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सिम से रिलेटेड चीज़ें, ये सब कुछ ये एक ही डिवाइस से हो सकता है। बट ये सारे जितने भी टूल्स हैं ये सारे पेड हैं। एक्चुअली मोबाइल फॉरेंसिक में कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो फ्री है। मोबाइल फॉरेंसिक करने के लिए आपको जितने भी टूल्स आप यूज़ करेंगे सब के सब पेड हैं। कुछ सस्ते हैं, कुछ बहुत महंगे हैं, बस यही फ़र्क है। तो जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड लॉजिकल एक्विजिशंस यूजिंग मोबाइल एडिट, लॉजिकल एक्विजिशंस के लिए मोबाइल एडिट का यूज़ किया है। तो इसमें डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी होती है, अपने यूएसबी से कनेक्ट करिए, देन लॉन्च करिए मोबाइल एडिट को। उसके बाद आपका लॉजिकल एक्विजिशन ऑफ डेटा ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कुछ एडिशनल टूल्स भी हैं लॉजिकल एक्विजिशंस के लिए, जैसे यूफेड हो गया, एज आई टूल की जो सेलिब्राइट का यूफेड है, ये सारे काम के लिए माना जाता है आपके मोबाइल फॉरेंसिक में। देन आपका ऑक्सीजन फॉरेंसिक हो गया, ये भी एक बेस्ट टूल है। देन आपका एक्स आर वाई लॉजिकल हो गया, ये भी अच्छा टूल है। पैराबीन डिवाइस, देन मोबाइल फ़ोन एग्जामिनर। इसके बाद जो टर्म आती है वो आपकी फिजिकल एक्विजिशन आ जाती है। तो फिजिकल एक्विजिशंस इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ बिट बाय बिट कॉपी ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इन अ इंटरनल फ्लैश मेमोरी और ऑफ मोबाइल फोन। तो ये बेसिकली क्या करता है, फिजिकल एक्विजिशन में आपका जो क्लोनिंग होती है वो बिट बाय बिट होती है। मतलब जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं वो तो क्लोन होती ही हैं, प्लस आपकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, लाइक आपके किसी भी फाइल या फिर फ़ोल्डर का जो मेटा डेटा है वो हो गया, या फिर आपके जो डिलीटेड फाइल्स हो गए उनकी रिकवरी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो फिजिकल एक्विजिशंस भी करने के लिए बेसिकली कुछ टूल्स की मदद ही लेनी पड़ जाती है हमें। एक्चुअली मोबाइल फॉरेंसिक में सिर्फ टूल का ही खेल है कि जितने आपके पास अच्छे टूल्स हैं उतना ही आप ज़्यादा अच्छा एक्वाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 टूल्स आपको प्रेजेंट है। एक वाई एब्स्ट्रैक्ट है। वाई एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको जब पासवर्ड क्रैक कर रहे थे तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है एडीबी शेल लेने के लिए। देन आपका एक्स आर वाई फिजिकल है, देन यू फेड है। ये 3 टूल्स हैं जो इसमें फिजिकल एक्विजिशन में काफ़ी अच्छे काम करते हैं। फाइल सिस्टम एक्विजिशन यूजिंग ऑक्सीजन फॉरेंसिक डिटेक्टिव। तो ऑक्सीजन फॉरेंसिक डिटेक्टिव एक टूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी एक विजार्ड टूल में ही आता है मोबाइल फॉरेंसिक के लिए। सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। सो कनेक्ट मोबाइल डिवाइस टू द फॉरेंसिक वर्क स्टेशन यूजिंग यूएसबी, परफॉर्म फाइल सिस्टम एक्विजिशन यूजिंग ऑक्सीजन फॉरेंसिक स्वीट। सो आप जैसा कि सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो ये बेसिकली ये डिलीटेड फ़ोटोज़ हैं जो आपको एक बार में ही निकाल के प्रोवाइड कर देता है। फिर इसके बाद जो टर्म आ जाता है वो आपका फाइल कार्विंग का आ जाता है। फाइल कार्विंग इन्वॉल्व्स रिकवरिंग डिलीटेड एंड हिडन डेटा फ्रॉम मोबाइल फॉरेंसिक। Persons involved in this accident may delete certain data and wipe out potential evidences from the mobile phone. You should try to recover such deleted data for forensic analysis. Use file carving tool to recover.
फाइल कार्विंग में वही है, आपकी जो डिलीटेड आइटम्स हो जाते हैं, जो आपके हिडन पोर्शंस होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली फाइल कार्विंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था। सो इसके लिए भी बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं। पहले तो कुछ जो जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व है यहाँ पे, जैसे कि डिलीटेड फोटोज़ हो गई, कीबोर्ड कैश हो गया, ब्राउज़र कैश हो गया, कॉल हिस्ट्री डेटा हो गया, मैप टाइल्स हो गए, देन आपका कैशेस हो गए, कैश्ड एंड डिलीटेड ईमेल मैसेज, एसएमएस मैसेजेस हो गए, डिलीटेड वॉइस मेल हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू फाइल कार्विंग। इनके लिए भी कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जैसा कि आपका फॉरेंसिक एक्सप्लोरर है, ये एक बेस्ट टूल होता है आपके फाइल कार्विंग के लिए। हम इसके थ्रू ये डायरेक्ट आपको फेच करके देगा जो चीज़ें आपकी हिडन है या फिर जो चीज़ें आपकी डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है, इसकी एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। देन आपका जो आईफोन है उसकी अगर आपको फाइल कार्विंग करनी है तो बेसिकली जो टूल यूज़ होता है वो स्केपल टूल है। स्केपल आपका विंडो पे भी चलता है, देन आपका लिनक्स पे भी चलता है, बट आपको अगर आईफोन की फाइल कार्विंग करनी है तो आप लिनक्स से कनेक्ट करके इसे करें तो ज़्यादा बेटर होती है इन कंपेरिजन टू विंडो। अच्छा, उसके बाद जो टर्म आता है वो आपका एसक्यूएल लाइट डेटाबेस आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल लाइट जो होता है वो बेसिकली आपके इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, जैसे कि आपका बुक कांटेक्ट हो गया, एसएमएस मैसेजेस हो गए, ईमेल मैसेजेस हो गए, इन सारी चीज़ों को ये स्टोर करता है एज अ रजिस्ट्री इन विंडो। तो जैसे रजिस्ट्री विंडो में इन सारी चीज़ों को इन्फो स्टोर करती है, वैसे कहीं ना कहीं एसक्यूएल लाइट आपके एंड्रॉयड सिस्टम में करता है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है कि मोबाइल फ़ोन यूजेस एसक्यूएल लाइट डेटाबेस फाइल to store information such as address, book contact, SMS message, and email messages and other sensitive informations. These SQLite database file need to be extracted and analyzed forensically in order to find potential evidences. Extract SQLite database file with SQLite browsing tools. Obviously SQLite को भी आपको extract करने के लिए SQLite से related tools की यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक टूल आ जाता है एंड्रिलर करके। एंड्रिलर बेसिकली आपका एसक्यूएलाइट फाइल्स जो होती हैं उन्हें फेच करने करता है और आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो लास्ट टर्म आ जाती है वो आपका रिपोर्ट टेम्पलेट आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आफ्टर ऑल दिस आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो जैसा कि एक केस हुआ, उस केस पे एक फॉरेंसिक टीम गई, उस टीम ने क्या किया कि चीज़ों को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद वहाँ पे जो भी डिवाइसेस थे उन्हें कैप्चर किया, कैप्चर करके प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करने के बाद क्या किया कि उन्हें लैब तक लेके आया। लैब पे लाने के बाद उनमें से डेटा एक्विजिशन हुआ, डेटा एक्सट्रैक्शन हुआ, डेटा एनालाइज हुआ, फिर उस पर क्रॉस ड्राइव एनालिसिस हुआ। क्रॉस ड्राइव एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि अगर वहाँ पे कई टीम बैठी हुई हैं, कई लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने अलग अलग डिवाइसेस से इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश की और उनमें से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि कोई फोटोज़ मिल गए जिनके बैकग्राउंड क्या है, सेम है। तो वो क्या करते हैं कि उन जो एविडेंसेस हैं उन्हें एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं और एक नया एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू दैट केस। तो ये प्रोसेस बेसिकली आपका क्रॉस ड्राइव एनालिसिस में होता है। तो आफ्टर डेटा एक्सट्रैक्शन, आफ्टर डेटा एनालाइजिंग, आपका क्रॉस ड्राइव एनालिसिस होता है और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। इन सारे प्रोसेसेस के बाद क्या होता है, लास्ट में रिपोर्ट टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट क्रिएशन होता है। तो जितना भी प्रोसेस अभी तक हुआ था, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम केस के स्टार्ट होने से लेके केस के ख़त्म होने तक, मतलब डेटा एनालाइजिंग तक, जो भी चीज़ें हुई थी वो सब कुछ हमें कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो आपके सामने मेंशन भी है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे समरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, देन आपका डेट एंड टाइम द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड, आफ्टर दैट फ़ोन स्टेटस व्हेन रिसीव्ड, टर्न ऑन था या फिर टर्न ऑफ था, मॉडल कौन सा था फ़ोन का, जो उसके अंदर सिम मिली वो सिम का क्या नाम था, वो सिम किसके नाम से रजिस्टर्ड थी, कितने कॉल हुए थे उससे, कॉल की ड्यूरेशन कितनी थी, और कोई बाहर के भी कॉल थे या फिर इंटरनल कॉल्स ही थे। ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में मेंशन करना होता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक सैम्पल मोबाइल फॉरेंसिक की रिपोर्ट वर्कशीट जो है वो मेंशन्ड भी है आपके सामने। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, लाइक डेट, टाइम, केस नंबर, सेल फोन नंबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, FCC ID, IMEI,
देन आपका कौन कौन से टूल यूज़ हुए थे, वो सारी चीज़ें, मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन रहती है। एंड एट लास्ट आपकी मॉड्यूल समरी आ जाती है, जिसमें हमने जो जो चीज़ें देखा था वो मेंशनड है, लाइक मोबाइल फोन फॉरेंसिक इज द साइंस ऑफ रिकवरिंग डिजिटल एविडेंसेस फ्रॉम अ मोबाइल फोन under forensically sound condition. Diversity of in the mobile OS architectures may impact forensic analysis process. Knowledge of mobile OS booting process help investigation to gain low-level access. Mobile storage and evidences location include internal memory, SIM card, and external memory. Identifying cell phone brand, model, OS and network services provide assist in choosing an appropriate forensics tool for data acquisitions. देन आफ्टर रूटिंग और जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस था, देन एट लास्ट आपके जो टूल्स थे वो उनका यूज़ था, प्रिपेयर मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके मोबाइल फॉरेंसिक का एक मॉड्यूल में आ जाता है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर कोई डाउट आता है तो आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन।